गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। क्या हाल है? कमेंट बॉक्स में अपना हाल चाल बताइएगा। देखिए, मैं लास्ट टर्म पे जो हमने पढ़ाई की थी एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मीन्स अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को बहुत ही छोटे डिस्टेंस 12 पे रख दें तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? डायपोल। और इनके चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑलवेज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक डायपोल लिया, उसके ओरिजिन से एक डिस्टेंस r पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। कैसे? हमने प्लस Q की वजह से फील्ड की डायरेक्शन बना ली, निगेटिव Q की वजह से बना ली। अब देखिए डिस्टेंस दोनों में से किसकी बड़ी है? माइनस Q से इसकी, माइनस Q से इसकी डिस्टेंस है R प्लस एल एंड प्लस Q से इसकी डिस्टेंस है R माइनस एल। देन द फील्ड ऑफ प्लस Q इज ग्रेटर देन फील्ड ऑफ माइनस Q। तो हमने क्या किया था, चूंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके और हमने इसको ऐड कर दिया। ये देखिए, E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, और वैल्यूज को पुट किया। ये वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन को सेम करने के लिए डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस पी कैप। ठीक है, वैल्यू को पुट करके हमने सॉल्व किया और वैल्यू क्या आ गई हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एक्सियल पॉइंट 1/4πε0 2p/r³ इंटू पी कैप। ऐसे ही हमने अगला टर्म लिया एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर से सेम काम, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, प्लस Q की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, माइनस Q की वजह से फील्ड की डायरेक्शन ली और सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व किया। और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई वो क्या आई? E इज इक्वल टू -1/4πε0 p/r² प्लस l² पावर 3/2 इंटू पी कैप। जो डायरेक्शन है देखिए यहाँ पे P की डायरेक्शन किधर थी? निगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिल रही है? दिस। तो इस वजह से ये निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, देन हमने फिर से माना R इज वेट r² and l². r² is much greater than l², then l² can be neglected. therefore वैल्यूज को पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एंड इसके बाद हमने पढ़ा था एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट। कोई एक पॉइंट ले लिया तो हमने वही एक्सियल और इक्वेटोरियल का एग्जांपल लिया और उसके बिहाफ पे हमने फील्ड फाइंड कर ली थी। हमने कैसे फाइंड किया था? P को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो इसके डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उस कंपोनेंट की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके हमें रिजल्ट मिल गया था। ये इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये उसके डायरेक्शन। यहाँ से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉर्क से। टॉर्क मीन्स फोर्स। हमें तो पता भी नहीं है अभी कि फोर्स काउंट होगा या फिर टॉर्क काउंट होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू से। इनिशियली मुझे नहीं पता है कि टॉर्क काउंट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगी। टॉपिक है, ठीक है, मानते हैं हम उसे। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बता सकते हैं? ओह सॉरी, आप कहाँ बता सकते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। ये जो फील्ड है देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल मिल रही है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे। इस तरीके की फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म।
इन केस हमने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सारी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है ना। तो ये जो फील्ड है ये कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म और ये क्या कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हमने इसमें एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बाद वाला हमेशा माइनस क्यू और पहले वाला हमेशा प्लस क्यू, तभी डायरेक्शन ऑफ P अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E बनेगा हमारा। और ये जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिया 2L। ठीक, अब जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ये सबसे पहले क्या फील करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मीन्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। गेट इट। एंड ये चार्ज क्या करेगा, ये भी फोर्स फील करेगा क्योंकि चार्ज है, ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू Q E, निगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप ऐसे समझिए कि ये पेन रखा है हमारा डाइपोल और इस पेन को हम इस डायरेक्शन से इधर खींच रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन से इधर खींचे तो क्या होगा, तो ये पेन इस तरीके से कब तक मूव करेगा, जब तक इस फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल ना हो जाए। अब जैसे ये पैरेलल हो गया, क्या इस पे अब फोर्स अप्लाई फील होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है ना। देन ये इस फील्ड में क्या करेगा, अपने आप को मोमेंट करेगा, घुमाएगा, कब तक, जब तक ये फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, टॉर्क, टाउ, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो फोर्स काउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को टॉर्क कहते हैं। देन अच्छा फोर्स भी होगा, यस, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू, फाइंड कर लेते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू F प्लस क्यू की वजह से F माइनस क्यू की वजह से। वैल्यूज को पुट करिए, क्या मिल जाएगा, QE माइनस QE, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। देन वैल्यू इज 0। इसका मतलब किसी भी डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि चार्जेस हमेशा सेम होते हैं, ठीक है ना, और फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होती है। देन हम अगला क्या काउंट करेंगे, हम टॉर्क काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 11th में आपने पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स तो हमारे पास है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई इसकी, यही हुई। तो ये अगर 2L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा, ठीक है ना। देन टाउ इज इक्वल टू फोर्स क्या हो गया आपका Q इंटू E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 2L साइन थीटा। देन टाउ इज इक्वल टू, देखिए Q और 2L को साथ में कर लो तुरंत, इंटू E साइन थीटा, मीन्स टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब आप जानते हो कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यस वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो एंगल है थीटा, ये इस P और E के बीच का ही एंगल है। देखिए P की डायरेक्शन दिस, E की डायरेक्शन दिस, तो एंगल कितना बना भाई, ये रहा आपका P और ये रहा आपका E, तो इनके बीच का ही तो एंगल है ना। तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, क्लियर है। एंड द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज, अब आप
आप जानते हो, आपने तरीका पढ़ रखा है, राइट हैंड स्क्रू लॉ। P से E की तरफ घुमाने पे स्क्रू की डायरेक्शन अपवर्ड देन अपवर्ड हो जाएगा, एंड डाउनवर्ड देन डाउनवर्ड। मीन्स हमेशा इस प्लेन, इस पेपर के अपवर्ड या डाउनवर्ड ही होगा। वो डिपेंड करता है इसके रोटेशन पे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, आप उससे फाइंड कर सकते हो कि हमारा जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो देन दिस, एंड आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो देन दिस। मीन्स हम जब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये इस तरीके से, तो ये नीचे की ओर जा रहा है, और जब इस तरीके से कर रहे हैं तो ये ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। ओके, ठीक है। अब देखिए, टाउ की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, थीटा पे। मीन्स जैसे से थीटा की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे इस पे लगने वाले टॉर्क की वैल्यू भी बदलेगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इस केस में जो हमारा डाइपोल होगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब देखिए, पी की डायरेक्शन ये, ई की डायरेक्शन ये, और इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। इस केस में अब आप साइन थीटा काउंट कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि अगर मैं ये 2 पेन लेता हूँ, ठीक है, और इसको एक रबड़ से बांध देता हूँ। हमने क्या किया, इसको मैंने एक रबड़ से बांध दिया, और रबड़ से बांधने के बाद इसको इस पोजीशन पे ले जाऊँ, यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, ऐसे करते करते इस पोजीशन पे लेके जाऊँ, तो इस पोजीशन पे इस पे लगने वाला टॉर्क की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मीन्स मिनिमम यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है, देन हम कह सकते हैं टाउ चेंज हो जाएगा किसमें, टाउ मैक्स में। मीन्स टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। मीन्स टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, मीन्स किसी भी डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना काम कर सकता है, P इंटू ई। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन अब देखिए, फिर से हमने फील्ड ले ली, और ये रहा मेरा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये रही फील्ड, और इसी डायरेक्शन में P भी है। देन इनके बीच का एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, मिनिमम। ठीक है ना, देन टाउ मिनिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री। मीन्स टाउ इज इक्वल टू, टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0। मीन्स मैक्सिमम टॉर्क कब काम कर रहा है, यस 90 डिग्री पे। मिनिमम टॉर्क कब काम कर रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ओके। एक और केस है, आप इसकी वैल्यू को, खैर उसको जाने देते हैं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जब पड़ेगी उस वक्त हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना, ओके। देन अगली क्वांटिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपने चार्जेस पढ़े, और चार्जेस में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगला टॉपिक है आपका उसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको डिफाइन क्या कैसे करें, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ लाइन ऑफ फोर्स is continuous curve, the tangent to which at a point gives the direction of electric field and its concentration gives the strength of the field. meaning okay, मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ फील्ड मानता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं, ठीक है ना,
देन एक पॉइंट कंसीडर किया हमने ए और एक पॉइंट कंसीडर किया हमने ये बी। तो जो इस पे टेंजेंट होगा इस पॉइंट से जाने वाला, जैसे ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा इस पे, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और इस छोटे से एरिया में कितनी लाइनें पास कर रही हैं? 3 लाइनें। ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। ऐसे ही इस पॉइंट से जाने वाली फील्ड लाइंस क्या होगी? फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस वो हो जाएगा EB, इसका टेंजेंट। और यही एरिया अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ से सिर्फ एक लाइन पास कर रही है, ये इसकी क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, यहाँ पे कम पास कर रही हैं। और फील्ड लाइंस जो ट्रेवल करती हैं वो हमेशा किधर से किधर करती हैं? पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होने पे ही बताया था। ठीक है ना। मीन्स अगर ये हमारा छत है, छत की रूफ है, ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और इसको हमने निगेटिव दे दिया, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? वो हमेशा ऐसी होगी। ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। आपके एनसीईआरटी में काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वो आपका होमवर्क रहेगा। देन इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा क्यों? हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA इज़ ग्रेटर देन EB। EB पे फील्ड लाइंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कम है। इस स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसे कहा गया फ्लक्स। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, मे भी शायद आप समझ सकें। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मीन्स आप समझ सकते हो इस तरीके से, जैसे कि आपने एक पाइप लिया, ये रहा पाइप, ठीक है, और अपने बगीचे में आप पानी डाल रहे हो, इससे बर्नौली थ्योरम आपको याद होगा, ठीक है। और इससे एक बड़े एरिया का पाइप ले लिया, तो यहां से ज़्यादा पानी पास होगा, कह सकते हो ना। तो ये जो काउंट है ये कि कितने लाइनें इससे पास हो रही हैं, कितनी लाइनें इस एरिया से पास हो रही हैं, लिंक्ड हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्लक्स। मीन्स यहाँ पे ये एक तरीके से उसकी क्वांटिटी होती है, नंबर होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, फिर से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, मैंने ये एक पावर बैंक है मेरे पास, मैंने ये लिया, ठीक है ना। अब मानिए कि ये जो है आपकी शीट है, ठीक है, इस शीट के पैरेलल फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं,
ये इस तरीके से पास हो रही है, और इसके सामने मैंने इस पावर बैंक को इस तरीके से रख दिया है, बहुत से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस कैसी होंगी, या आप कंपेयर करो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस को, और अगर इसको मैं ऐसे रख दूं अब पास होने वाली फील्ड लाइन से, तो क्या होगा आप कह सकते हो? यस, कि इससे जब ये इस तरीके से था, इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस मैक्सिमम थी और इस तरीके से पास होने वाली फील्ड लाइंस मिनिमम थी। नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरा ये जो रूफ है, ठीक है, जो ऊपर की छत है, उसको मान लिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो मेरा ये सरफेस है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये नेगेटिव चार्ज है, या कैमरा जहाँ लगा हुआ है वो सरफेस हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये सरफेस हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस कैसी हैं? ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, हर जगह ये देखिए, ठीक है ना, मान लिया ये ऐसे जा रही है। अब इसके बीच में हमने इसको ऐसे रख दिया, तो इस एरिया से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी? यहाँ से भी पास होंगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सारी बहुत ढेर सारी पास होने लग जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी को मैं ऐसे कर लूँ तो सिर्फ यहाँ 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 से पास होंगी। मीन्स इसके एरिया को मैंने कम कर लिया, एरिया को कम करते ही फील्ड लाइंस क्या हो गई? कम हो गई। मीन्स यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस भी एरिया से, एरिया की बात एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया बड़ा तो फील्ड लाइंस बड़ी, एरिया छोटा तो फील्ड लाइंस कम। दैट मीन्स फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इस एरिया पे कर रहा है, ठीक है ना। इससे पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी इस एरिया से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, देखिए हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया, ठीक है, और ये हमारा है सरफेस। मैंने सरफेस को इस तरीके से रखा है कि ये इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक बात और, आपको पता है क्या कि एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? हमेशा याद रखिएगा, जो एरिया है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया की डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, और उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारी आइज़ की तरफ होती है। जैसे ये है, आप देख रहे हैं तो आपकी इस एरिया की डायरेक्शन किधर है? आपकी तरफ, ये ऊपर, ठीक है। कोई बंदा इधर से देख रहा है तो एरिया की डायरेक्शन किधर है? इस साइड है। कोई ऐसे देख रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी। मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ही इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? देन ये डायरेक्शन एरिया की इसी साइड है। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक, मैथमेटिकली कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया है, इनके डॉट प्रोडक्ट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो फ्लक्स कहलाता है। अब आप पूछोगे सर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों फ्लक्स कहलाता है? क्रॉस भी हो सकता है, डॉट ही क्यों? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्यों डॉट प्रोडक्ट। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, चूंकि ये स्केलर है इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हो गए? डॉट हो गए, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट ही हमेशा स्केलर होता है। उसके अलावा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, समझिएगा, कोशिश करिएगा। हाँ, देखिए ई फाई इज इक्वल टू, इस केस में क्या मिल रहा है हमें? ई ए कॉस थीटा इस केस में, ठीक है ना। एंड आपके हिसाब से मैं मानूं तो ये क्या होना चाहिए? ये साइन थीटा, जबकि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ओके, मैं समझाता हूँ कैसे। फिर से मैं पुराने एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। ये हमारा सरफेस जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं।
इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस केस में जो एरिया होगा हमारा वो कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और जब हम इसको नीचे कर दे रहे हैं तो एरिया किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। मीन्स एंगल जो है, एंगल का जो चेंज हो रहा है थीटा, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to पाई। भाई एक केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंगल कितना है, 0, और इसी को जब रोटेट करो तो वो लास्ट एंगल क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। और आपको पता है साइन थीटा इन दोनों पे क्या होता है, 0। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस पे सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू इस पे मिलती है हमें, इसलिए इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी तो एक बार आप फिर से कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, एक बात मुझे और याद आई, मैंने एक कमेंट देखा था, सुहेल अहमद, उन्होंने बोला था चार्ज सर वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि मैटर की दो प्रॉपर्टी, मैटर को डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टी ली गई, जैसे मास वैसे ही चार्ज, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मास की प्रॉपर्टी को लेते हैं क्योंकि पूरा सिमिलर है। हमने क्या किया, एक लिया 2 kg का मास, एक लिया 3 kg का मास, एक लिया 5 kg का मास। तो इनका सम कितना मिलेगा हमें, इनका सम मिलेगा 5 and 5 10 kg। मानते हो ना? ऐसे ही जो चार्ज है हमारा, चार्ज भी एडिटिव लॉ को फॉलो करता है। तो 2 कूलम -3 कूलम एंड 5 कूलम हमने ये ले लिया। तो इनका क्या होगा, 5 और 2 7 -3 4 कूलम, 5 2 7 -3 4 कूलम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। भाई फोर्स, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता, आपको पता है कि किसी बॉडी पे 2 फोर्स काम कर रहे होते हैं, इस साइड है 4 न्यूटन का और इस साइड है 3 न्यूटन का, तो इसका आंसर क्या 7 न्यूटन होता है? नहीं, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आती है वो 5 न्यूटन होती है। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 25 का रूट 5 न्यूटन। हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्केलर लॉ को फॉलो कर रहा है। इसलिए इसकी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इन केस अगर ये वेक्टर होती तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा होता। ठीक है सुहेल, आई होप आप समझ पाए होगे। ठीक है, हाँ मेरा टॉपिक क्या था, हाँ भाई मैं डिफाइन कर रहा था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये क्या इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आ गई? मीन्स अगर मैं बोलूँ, देखिए कुछ केसेस लेता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने के लिए, और ये क्लियर है, फाई = E.A, दिस डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। केस फर्स्ट, हमने कहा एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी पे आगे के सारे टॉपिक डिपेंड करते हैं। ये एक सरफेस है और उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इंटर कर रही हैं और इस तरीके से बाहर जा रही हैं। देन द फ्लक्स इज फाई से डिनोट करते से फ्लक्स इज 0। यस, क्यों? क्योंकि इसके पास, देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके पास चार्ज है क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी? 0। दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितनी फील्ड इंटर कर रही है उतनी ही बाहर जा रही है, और ये काउंटेबल है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through the any surface area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए कितनी इंटर कर रही है, 3 लाइन इंटर कर रही है, कितनी जा रही है? 3 लाइन जा रही है, तो टोटल लाइन कितनी गई? 3 - 3 0, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। ऐसे ही केस सेकेंड देखिए, देखिए इसी से आप समझ सकते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में बनते हैं। फिर से हमने एक सरफेस लिया, ठीक है,
कोई भी आर्बिट्रेरी ले लीजिए, आप इसको ऐसे से घुमा लीजिए, आपको डाउट हो, ये लिया और इसमें हमने चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो प्लस क्यू रखा, इसका मतलब जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से बाहर की ओर जा रही होंगी। मीन्स इस केस में हम कह सकते हैं Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज ग्रेटर देन 0। देन फ्लक्स क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, फ्लक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। यस, ग्रेटर देन 0, फाई इज ग्रेटर देन 0। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर, आउटवर्ड। किधर होगी, आउटवर्ड। ऐसे ही केस थर्ड ले लिया हमने, फिर से कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस लिया, इसको हमने क्या दे दिया, माइनस क्यू। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन कैसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। इस केस में Q इज लेस देन 0, ठीक है। तो Q इज लेस देन 0 मीन्स फाई इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन आप कह सकते हो या आप ऐसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो इनवर्ड होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो होती नहीं है फाई की, ठीक है, मैं गलत बोल गया। जो फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर होगी, वो आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी। क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए। हाँ ठीक, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है जितना अभी आपने पढ़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, वो है गॉस थ्योरम, और उसे एक बार आप लोग पढ़कर आइएगा। थैंक यू।